नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑन कि भाई हमारे रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। तो रिलेशनशिप सबसे जो डिफ़िकल्ट हमारे लिए जो लाइफ में जो होता है वो यही कि भाई हम लोग रिलेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं। इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। हम लोग कहते हैं द मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। और आम एनिमल तो चलो रिश्तेदारी के बिना भी जी लेते हैं, लेकिन एक इंसान ही ऐसा है कि जो रिश्तेदारी के बिना नहीं जी सकता है। और हमेशा ही हमारे सामने जो समस्याएं होती है वो ये कि यार लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमें उनको भी तो जवाब देना है। ये सबसे बड़ी हमारी जो समस्या होती है। इसलिए अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप को हमें कैसे समझना है, पहचानना है। अगर ढंग के अगर रिलेशनशिप्स अगर मेंटेन करने हैं और हमारे लाइफ को अगर उसको ठीक करना है तो हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ते हैं, कुछ विचारधाराएं हमें जो बनानी पड़ती है। तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये आगे भी कंटिन्यू होगा। रिलेशंस, थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशंस को हम लोग बेसिकली 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। रिलेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले होता है जिसको हम लोग कहते हैं द ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन का मतलब ये है कि भाई जो हमारे फैमिली के साथ जो जुड़े हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा माँ बाप के साथ खून का रिश्ता है, या मेरे बच्चे उनके साथ मेरा खून का रिश्ता है। ये जो खून का रिश्ता जो होता है आमतौर पे, और तकरीबन सारे के सारे लोग जो परिवार में जो होते हैं उनका सबका आपस में खून का रिश्ता होता है। इसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। ब्लड रिलेशंस के बाद दूसरे आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं द ब्लड रिलेशन विद द डिवाइन ऑर्डर। ऐसे ब्लड रिलेशन कि जो हमारे संस्कारों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो रिलेशंस ऐसे है कि जो भगवान ने हमें लिए हैं। तो ऐसे कौन से रिलेशंस होते हैं, तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं द अदर रिलेशंस। अभी इसके अलावा जो भी कुछ बचेंगे, हम लोग जब शादियों में जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि भाई हम उनको पहली बार मिलते हैं और पता चलता है कि यार ये तो किसी तरह से हमारे साथ रिश्ते में बंधा हुआ है। जो ऐसी जो सोच हमारी जो होती है, इसको जो है अभी समझना है कि भाई एग्जैक्टली रिलेशंस क्या होते हैं और क्यों होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है जिसको हम लोग कहते हैं द ब्लड रिलेशंस। अभी जैसे मैं मेरी माँ बाप के साथ जुड़ा हूँ, तो माँ बाप के और मेरे ब्लड के कुछ गुणधर्म मिलते हैं। और वो गुणधर्म हम लोग आमतौर पे जब देखते हैं कि भाई उसका ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, या अगर मान के चलो कि भाई कोई ब्लड डोनेट करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग ब्लड रिलेशंस को ढूंढते हैं। तो मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप के साथ है, ब्लड का, खून का रिश्ता है। वैसे ही मेरा रिश्ता मेरे बड़े भाई के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ भी है, खून का रिश्ता। वैसे ही मेरा रिश्ता जो है मेरे चाचा के साथ भी है, मेरे ताऊ के साथ भी है, बिकॉज वो भी आपस में खून से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो ब्लड रिलेशन जो है उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे मेरे खून के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी पत्नी के खून के साथ जुड़े हुए हैं,
वैसे ही मेरे भाई के बच्चे भी कुछ हद तक जो है उनके जो खून के जो गुणधर्म है और मेरे बच्चों के जो खून के जो गुणधर्म है वो आपस में मैच खा सकते हैं। तो वापस हम लोग जो शुरू करते हैं कि भाई ब्लड रिलेशंस जितने भी होते हैं, कुछ हद तक जो है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे आपस में मिलते हैं। अगर आपको खून डोनेट करना है, ब्लड रिलेशंस के बारे में सोचो, या अगर ऑपरेशन के टाइम पे खून चाहिए, ब्लड रिलेशंस के बारे में सोचो। किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, प्लाज्मा लेना है, तकरीबन सभी जगह पे जो है हम लोग जो है ब्लड रिलेशंस को याद करते हैं। और वो जो ब्लड रिलेशंस जो है हमेशा ही हमें वहाँ पे काम आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ भी होती है, हमारी जो है कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ भी होती है। और इस नैतिक जिम्मेदारी को मैं इस अंदाज में रखता हूँ भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यू ट्राई टू रिमेंबर इट, बिल्कुल यहाँ पे इंजेक्ट करके रखो। हम लोग कहते हैं जितने भी रिलेटिव्स, रिश्ते, उसके अंदर हम लोग तीन चीज़ों को देखते हैं और ढूंढते हैं। तो यहाँ पे समझ लो, every relation has got certain amount of responsibilities. I repeat, every relation has certain amount of responsibilities. Every relation has got a certain amount of expectations. I repeat, every relation has got certain amount of expectations, and every relation has certain amount of limitations. तो इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई हर रिश्तों को जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हर रिश्ते की कोई जिम्मेदारियां होती हैं, हर रिश्ते में कोई उम्मीदें होती है, हम कुछ चाहते हैं उनसे, और हर रिश्ते की कोई मर्यादाएं होती है। ये तीनों ही चीज़ों को जो है हमें हमेशा ही समझना है। आप कहो कि भाई मुझे बताएगा कौन? बताने के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको ये सारी चीज़ें किताबों में मिलेगी। लेकिन हम लोग जब गहराई में इस रिश्तेदार के बारे में जब सोचते हो तो अपने आप ही हमें पता चल जाता है कि भाई इस इंसान के लिए मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस इंसान के साथ मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है, या इस इंसान के इस रिश्ते के अंदर मेरी क्या मर्यादाएं हैं, क्या लिमिटेशंस है। और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही बात पता चल जाती है। इतनी तो अकल सबको होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भी किसी भी रिश्ते को समझने के पहले इन तीन मुद्दे के ऊपर सोचो, तो अपने आप ही आपको जवाब मिल जाएगा कि भाई उस रिश्ते को कैसे निभाना है, उस रिश्ते को कैसे निभाना है। और ये तीन सवालों के जवाब के ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्लड रिलेशंस, हम लोग कहते हैं कि भाई ये मेरा चाचा का बेटा है, या मेरा ताऊ का बेटा है, या मेरा बुआ का बेटा है। अभी उसके लिए मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, उससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और हमारे दोनों के रिश्ते के बीच में क्या मर्यादाएं हो सकती है कि जो हमें कभी भी लादनी नहीं है। पूरा का पूरा रामायण आपकी आंखों के सामने है, और रामायण बनाई था इसके लिए हम लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। रिश्तेदारी कैसी निभाई जाती है, रिश्तेदारी में जिम्मेदारियां क्या होती है, और रिश्तेदारी में मर्यादाएं क्या होती है, ये सब कुछ रामायण में आपको देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग उस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। इसीलिए हर इंसान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ब्लड रिलेशंस आप जितने भी उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को पता है कि भाई कौन से ब्लड रिलेशंस होते हैं। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते थे ब्लड रिलेशंस विद द डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर, देखो जब आप पैदा हो गए तो उस वक्त आपके घर में आपके बड़े भाई ऑलरेडी थे,
या आपकी बड़ी बहन ऑलरेडी थी। आपके कौन से भाई होंगे, कौन से बहन होंगे, इसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं था, नहीं था। वो थे और वो है और वो रहेंगे, बिकॉज दे आर बेसिकली देयर बिकॉज ऑफ द डिवाइन ऑर्डर। भगवान ने उनको भेजा है, आपके छत्र छाया में भेजा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिम्मेदारियां होती है। इन जिम्मेदारियों से हम लोग दूर नहीं भाग सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी देयर। मेरे पिताजी जितने मर्जी उसके अंदर बुराइयां हैं, लेकिन वो मेरे पिताजी है, इस बात को हम कभी भी नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। मेरी मम्मी है, मुझे नहीं अच्छी लगती है, उसके बाद भी जो है किसी भी तरह से उस रिश्ते से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दे आर बेसिकली देयर बिकॉज ऑफ द डिवाइन ऑर्डर। जिस तरह से भगवान की बनाई हुई सभी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही उन रिश्तों को हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना है, कोई क्वेश्चन नहीं उसके ऊपर। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, हर इंसान को उसके अच्छाइयों के साथ और उसको बुराइयों के साथ एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। हर इंसान को उसके अच्छाइयों के साथ और उसको बुराइयों के साथ जो है एक्सेप्ट करो। हम लोग अच्छाइयों को तो हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बुराइयों को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते हैं, जो सही नहीं है। तो कुछ हद तक जो है कि भाई जो भी रिश्तेदार आपके इर्द गिर्द है, उनको एक्सेप्ट कर लेना है, उनके अच्छाई के साथ, उनकी बुराई के साथ भी। सो द ब्लड रिलेशंस विद द डिवाइन ऑर्डर, उसके अंदर हमारे माँ बाप आते हैं और उसके अंदर हमारे अपने बच्चे आते हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिवाइन ऑर्डर। भगवान ने हमें दिया है, उसके ऊपर हमारा कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। देखो, मैं आपको कहता हूँ कि अगर जैसे एक बच्चा पैदा होता है, अगर वाकई में अगर उस बच्चे को पैदा होते अगर मैं देखूं और मैं कहूं कि यार ये काला है या ये ऐसा है, ये वैसा है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्या हम उसको वापस भेज सकते हैं? क्या हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी रिश्ता आपके साथ है, जुड़ा हुआ है, वो भगवान का दिया हुआ है और वो अच्छा ही है। इस बात को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जितने भी हमारा रिलेशन जो है, जिसको हम लोग कहते हैं द ब्लड रिलेशन विद द डिवाइन ऑर्डर। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग कहते हैं, जो पति और पत्नी का रिश्ता, वो भले हमारे आपस में ब्लड का नहीं है, लेकिन दैट इज अगेन कंसिडर्ड एज अ ब्लड रिलेशन विद द डिवाइन ऑर्डर। क्योंकि जिस तरह से मेरे बच्चे कौन होंगे ये भगवान ने डिसाइड किया, मेरे माँ बाप कौन होंगे भगवान ने डिसाइड कर लिया, वैसे मेरी पत्नी कौन होगी ये भी भगवान ने डिसाइड कर लिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं पति और पत्नी भले वो बायोलॉजिकली ब्लड रिलेशन में नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी में सबसे ऊपर है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जितने भी जो आपके जो ब्लड रिलेशंस जो है, उसके अंदर हमारा जो पति और पत्नी का जो रिलेशन जो है, वो भले ब्लड रिलेशन बायोलॉजिकली ना हो, लेकिन भगवान के मर्जी से वो सबसे ऊंचा रिश्ता है। तो हम लोग ब्लड रिलेशन से भी उसको ऊपर मान के चलते हैं। पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कितने टाइप के हमारे पास रिलेशंस होते हैं और उन रिलेशंस को हमें कैसे निभाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि भाई हमारे ब्लड रिलेशंस, दे आर बायोलॉजिकल रिलेशंस, और जितने भी बायोलॉजिकल रिलेशंस होते हैं वो उसके सारे के सारे रिस्पेक्ट हमें उनको देने चाहिए। यू हैव टू गिव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम। जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरी है आप रिस्पेक्ट उनको दे दो, और अदरवाइज भी आप कभी भी किसी भी तरह से उनको रिस्पेक्ट ना देना, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट।
फिर हमारे जो है कि भाई जो हमारे बच्चे या हमारे माँ बाप, उनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन विद द डिवाइन ऑर्डर है, तो इसलिए वो भगवान के ही अंश है। मैंने पहले आपको इसमें कहा था कि लेक्चर में कि भाई मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारे आंखों के सामने भगवान इस माता और पिता के रूप में होता है और वो हमेशा हमें गाइड करने के लिए रेडी रहता है। इसलिए हम लोग कहते थे मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता और पिता वो साक्षात भगवान हमारे साथ है, तो कहने की जरूरत नहीं कि भाई आपको उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करनी है। और वैसे ही आपके बच्चे कैसे भी हो, जैसे भी हो, यू हैव टू एक्सेप्ट देम एज इट इज, बिकॉज वो अगेन इट इज़ अ डिवाइन गिफ्ट। भगवान ने आपको दिया है, आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको बच्चे मिले हैं, आपने के जो भी कर्म आपने किए हैं उसके हिसाब से आपको बच्चे मिले हैं। यू हैव टू गिव देम अ मैक्सिमम सपोर्ट। थर्ड लेवल पे आता है जिसको हम लोग कहते हैं द अदर रिलेशंस। अदर रिलेशंस हम लोग कहते हैं कि भाई अगर ये तीनों टाइप के जो रिलेशन मैंने आपको जो बताए हैं, तो हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशंस आर द इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस आर द इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। सेकेंड लेवल पे जो मैंने आपको कहा कि भाई ब्लड रिलेशंस विद द डिवाइन ऑर्डर, दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। और थर्ड लेवल पे आता है जिसको हम लोग कहते हैं द अदर रिलेशंस। अदर रिलेशंस, इसको हम लोग कहते हैं लेस इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग शादियों में जाते तो ऐसे बहुत से रिश्तेदार हमें सामने दिखाई देते हैं कि जिनको हमने कभी मिला ही नहीं, और हमारे माँ बाप कहते हैं पैर छू लो पैर छू लो, हम पैर छू लेते हैं चुप करके। ऐसे जो रिश्तेदार हमें जो दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई हमें उनके साथ कैसे बरतना है। अच्छी तरह से समझ लो, जितने भी अदर रिलेशंस है, कुछ हद तक इनसे you have to maintain a safe and respectable distance. You have to maintain safe and respectable distance. आपके ज़िंदगी के फैसले आप खुद ले लो, लेकिन ऐसे रिश्तेदार को जिसको हम लोग अदर रिलेशंस के कैटेगरी में डाल सकते हैं, अगर उनको कोई परेशानी है तो थोड़ा सा नज़रअंदाज करो, उनको कोई सॉरी यार गलती हो गई, एज सिंपल एज दैट। लेकिन वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमें उनको खुश करना है, नो नॉट लाइक दैट। मोमेंट आप उनके चक्कर में पड़ोगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके जो डिसीजंस जो है कुछ हद तक जो है उन लोग इन्फ्लुएंस करेंगे कि जिनके साथ आप हमेशा ही नहीं जुड़े हैं। तो ब्लड रिलेशंस के साथ पूछ के डिसीजन ले लो। सबसे पहले हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो है ब्लड रिलेशन ऑफ द डिवाइन ऑर्डर, उनके साथ हम लोग डिसीजंस लेते हैं। हमारे डिसीजंस को हम लोग और जो हमारी जो ब्लड रिलेशंस है उनको समझाते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, और बाद में जो हम लोग शादी का कार्ड लेके जाते हैं उस टाइम फिर वो तो कहते हैं यार मुझे तो पूछा ही नहीं, अच्छा खुद ही आपने डिसाइड कर लिया, एक बार पूछ ही लिया होता मैं बता देता। उनका ईगो हर्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, तो हम लोग कह देते हैं सॉरी भाई थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया सब कुछ, और इतना समय नहीं था, लड़के को वापस अमेरिका जाना था और ये सब कुछ हो गया। उनका भी दिल नहीं दुखाओ और अपना भी डिसीजन नहीं बदलो। आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ बताओ बताओ क्या था, कोई प्रॉब्लम है क्या, कैसा आपने कहा ये बात कि भाई मुझे क्यों नहीं पूछा। आप जानते हैं इस लड़के को लड़की को ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दैट मोमेंट आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वो किसी ना किसी तरह से वो प्रूव करके दिखाएंगे भाई आपने उनका राय नहीं ली, बड़ी गलती करी। तो इसमें बेटर होता है कि भाई आप उनको उतना ही रिस्पेक्ट दे दो जितना ज़रूरी है, उतना ही रिस्पेक्ट दे दो जितना ज़रूरी है।
नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि देखो एक अदर रिलेशंस को हमें क्या करना चाहिए, उनको हमें कैसा बेनिफिट मिल सकता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है। एक मेरा स्टूडेंट था और उसका अनुराग दीक्षित उसका नाम। यहाँ का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको इंडिया टीवी में जॉब मिल गई। इंडिया टीवी में जॉब मिल गई। तो जैसे उसको जॉब मिली तो मेरे पास आया ये बात पूछने के लिए कि भाई सर मुझे इंडिया टीवी में जॉब मिली है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे ये जो है फेवर दिया है और उसने कहा था पहले कि भाई आप कोर्स करो तो हम आपको जॉब दे देंगे। तो अभी मैं गया तो उन्होंने मुझे जॉब दिया, लेकिन मैं उनसे ये फेवर नहीं लेना चाहता हूँ। मैं उनसे फेवर नहीं लेना चाहता हूँ। आप अपने लेवल पे मुझे कहीं जॉब दे दो और मैं उनकी दी हुई जॉब में नहीं करना चाहता हूँ। मैं मेरे पैरों पे खड़े रह के मेरे अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता हूँ। ऐसी उनकी सोच थी। तो मैंने कहा कि भाई अभी मेरे पास आप आ गए तो कहते कि भाई आप मुझे गाइड करो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उसे ये कहा, देखो कि यार तुम कह रहे हो कि भाई मेरा रिश्तेदार है और मैं उससे फेवर नहीं लेना चाहता है, रीज़न कैन बी एनीथिंग। लेकिन मैंने कहा कि यार तुम एक मुझे बात के जवाब दे दो, जब सबसे पहली बार जब आपने बड़े भाई की उंगली पकड़ के जब आप चलने लगे तब आपने सोचा कि भाई मैं बड़े भाई की उंगली नहीं पकड़ूंगा, मैं खुद ही गिर गिर के सीखूंगा, मुझे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार जब आपके माँ बाप आपको उठा के जो है स्कूल लेके गए, आपको स्कूल में एडमिशन करने के लिए, माँ बाप की पसंद का स्कूल, तब आपने कहा कि भाई नहीं मैं माँ बाप का जो है कि भाई सरकारी नहीं लूँगा, हेल्प नहीं लूँगा, फेवर नहीं लूँगा, मैं खुद अपने लेवल पे जो है स्कूल में एडमिट हो जाऊँगा। मैंने कहा जब आपके माँ बाप ने पता नहीं किस तरह से इधर उधर से कर्जा लेके आपको पढ़ाया, फीस भरी कॉलेज की और आपको इतना बड़ा कर दिया, कभी आपने तब सोचा कि भाई मैं आपसे फीस नहीं लूँगा, मैं खुद कमाऊँगा और उसको एक करूँगा? उस वक्त जब आपने नहीं सोचा तो अभी क्यों? क्योंकि आपको इतनी अकल आ गई कि भाई मुझे फेवरिज्म नहीं चाहिए, मुझे अपने पैरों पे खड़े रहना है, मैं किसी का भी फेवर नहीं लूँगा, ऐसी सोच अभी आ गई आपकी? ये मैंने उससे कहा। मैंने कहा कि वो कहता है कि देखो मैं सारी ज़िंदगी पर जो है उनका ऋणी रहूँगा। मैंने कहा एग्जैक्टली यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि देखो हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है किसी न किसी का ऋणी है, जिसको हम लोग आमतौर पे जी पितृ ऋण है, भातृ ऋण है, मातृ ऋण है, देव ऋण है, पृथ्वी ऋण है, कई तरह के ऋण है। उसके ऊपर हम लोग बाद में अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोग किसी भी तरह से किसी की हेल्प लिए बिना जिंदगी काट ही नहीं सकते हैं, ऋण तो हमारे ऊपर चढ़ता है। इसलिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो यही है कि भाई आप किसी से फेवर लो, जब समय आएगा तो आप किसी को फेवर दो, एज सिंपल एज दैट। मैंने कहा कि अभी आपको यही करना है, आपको अच्छी जॉब मिल रही है, उस रिश्तेदार के फेवर ले लो, जॉब ज्वाइन करो, लेकिन इस फेवर का जो ऋण आपके ऊपर जो चढ़ेगा उसका उतारने का दूसरा तरीका यही होता है कि जब आप उस पोजीशन में जाओगे भाई किसी को आप जॉब दे सकते हो, उस टाइम जो भी इंसान आपकी आंखों के सामने आता है उसको जॉब दे दो। और जब आपने जैसे फेवर लेकर जॉब ली और उसी तरह से आप किसी को फेवर देकर जॉब दे देते हो, आपका ऋण उतर जाता है। और ये सिंपल सा फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। इसलिए हम लोग कहते हैं भाई जितने भी ये जो लोग होते हैं जिसको हम लोग अदर रिलेशंस कहते हैं, वो अदर रिलेशंस आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं जाके आपके काम आएंगे। आपको फॉरेन कंट्री में जाना है,
ये आपके रिश्तेदारों को खंगाल के देखो, कोई ना कोई अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में बैठा होगा, उनके माध्यम से आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो। आपको जॉब लेनी है, कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, अपने रिश्तेदारी में सबको खंगाल के देखो, कोई ना कोई उस पर्टिकुलर जॉब में होगा कि जहाँ पे आपको जॉब करनी है, उनके पास चले जाओ, हाथ पैर जोड़ो और उनको इन्फ्लुएंस करके जॉब ले लो। शादी के लिए लड़की ढूंढनी है, ये सारे के सारे रिश्तेदार आपके काम आ जाएंगे। वो आपको बताएंगे कि मीन्स किस तरह से लड़की ढूंढनी है, कौन सी लड़की ठीक है, वो आपको बता देंगे। कर्जा लेना है, बैंक में जान पहचान चाहिए, गारंटी लेनी है, अदर रिलेटिव्स, जो अदर रिलेशंस वाले आपको हमेशा ही हेल्प करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, आप उनको हेल्प करो, ये ज़रूरी है। इस तरह के जितने भी ऐसे सिचुएशंस होंगे जो उसको हम लोग कहते हैं करियर, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस, मुझे बिजनेस में क्लाइंट्स को बढ़ाना है, कहाँ से क्लाइंट का मुझे बेस मिलेगा, किसके किसके जान पहचान के है, कहाँ पे जाके मैं एडवर्टाइज करूँगा, कहाँ पे जाके मैं लोगों को बुला के ले आऊँगा, ये सब कुछ जो है अदर रिलेशंस वाले आपको जो है हेल्प करते हैं। इसलिए इनसे किनारा नहीं करना है, उनके साथ हमेशा हाय हेलो करो। साल में एक बार भाई कहीं जो भी फैमिली गैदरिंग होती है वहाँ पे चले जाओ। आमतौर पे आजकल जो यंगस्टर्स होते हैं वो शादी में जाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं यार मज़ा नहीं आता है। नहीं, नो, वहाँ पे आपको एक बार शक्ल दिखानी है, एक बार हाथ मिलाना है, हाय हेलो करनी है, जो भी बुजुर्ग है उनको नमस्ते करना है, पैर छूने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तब जाके जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब वो सामने आएंगे आपको हेल्प करने के लिए, आपका बैंक लोन के लिए आएंगे। अगर किसी तरह से भाई आपके पास पैसा कम पड़ रहा है हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए, वो कोई ना कोई आपको डिस्काउंट देके जाएगा। कुछ चीज़ें खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, मकान खरीदना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके अंदर कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा कि भाई कहाँ पे सस्ता मिलेगा, कहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको अदर रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए करना है, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी हमारे जो रिलेशनशिप अभी हमने आपको जो कहे, जिसको हम लोग कहते हैं द ब्लड रिलेशंस, important relations, blood relations with the divine order, most important relations, and other relations। और जो other relations है, you have to give a sufficient amount of respect to them, और ऐसा रिस्पेक्ट देकर जो है आपको काम लेना है और काम देना है। आप एहसान ले लो, एहसान दे दो, एहसान ले लो, एहसान दे दो, ये फार्मूला जो है आपको लाइफ में लेकर चलना है, तब जाके जो है आपकी सारी की सारी रिश्तेदारी जो है मुकम्मल रहेगी। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हर रिलेशन में हमारी जो भी उम्मीदें होती है, मर्यादाएं हमने कही, मर्यादा क्या होती है, जैसे माँ बाप के साथ हम एक इज्जत से बात करते हैं, माँ बाप के साथ कभी भी हम लोग भाई भले वो गलती करें लेकिन उनकी गलती हम उजागर नहीं करते हैं। वैसे ही जितने भी हमारे जो अदर रिलेशंस है उसके अंदर भी जो हमारी मर्यादाएं होती है, तो हमेशा हर रिश्तेदारी को निभाने के समय, हर रिश्तेदार के पास जब हम लोग बातचीत करते हैं उस समय ये 3 सवाल मैंने जो आपको जो पूछे हैं उसको हमेशा दोहराओ अपने अंदर कि भाई इस रिलेशन को लेकर मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस रिलेशन को लेकर मेरी क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है, और इस रिलेशन में हमारी क्या मर्यादाएं हैं। और ये जब अपने आप से जब आप पूछोगे उसका जवाब अपने आप आपको मिल जाता है, और उन जवाब को लेने के बाद आप स्ट्रैटेजी डिसाइड करो कि भाई उसके साथ मुझे कैसे बरतना है, या उस रिलेशंस को मुझे किस तरह से आगे बढ़ाना है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो रिलेशनशिप के जो स्टेजेस होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर से लेकर हस्बैंड एंड वाइफ तक, ये जो कितने स्टेजेस में हम लोग चले जाते हैं और उस स्टेजेस के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां वगैरह होती है, इसके ऊपर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप बढ़ती कैसी है और उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।